पीरियोडिक टेबल का आपको एक क्विक रिकैप मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग फटाफट से रिकॉल करेंगे। देखना क्या रिकॉल वाली बातें हैं बेटा। जो बच्चे कल आए थे वो बहुत सारी चीज़ें बता भी सकते हैं। जब आप लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें आपको सबसे पहले इधर दिखाई देगा बेटा एस ब्लॉक। क्या दिखाई देगा बेटा? एस ब्लॉक। क्या दिखाई देगा? एस ब्लॉक। बीच में आपको दिखाई देगा बेटा डी ब्लॉक। क्या दिखाई देगा बेटा? डी ब्लॉक। उसके बाद आपको लास्ट में इधर दिखाई देंगे बेटा पी ब्लॉक। क्या दिखाई देगा बेटा? पी ब्लॉक। क्या दिखाई देगा? पी ब्लॉक। इधर देखना ध्यान से, ये है पी ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक और ये है डी ब्लॉक। क्या है बेटा? डी ब्लॉक। आपको मैं 2-4 बात बताते जा रहा हूँ, साथ साथ समझते जाना, घर से लिख लाना। पीपीटी भेज दिए ग्रुप में, मैं ग्रुप में आज ही मैंने सुबह ही भेज दिए। और जो नया बच्चा है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष बेनीवाल। अर्श, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है? घर से लिख लाना। और देखो, जो भी बातें समझा रहे हैं इसे आप लिख सकते हो रफ कॉपी में। कोई भी कॉपी बंद करके बेंच पे ऐसे नहीं खोलेगा जैसे फिल्म थिएटर में बैठे हो, थिएटर में मूवी देखने आए हो, बगल से पॉपकॉर्न आने वाला है, कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल बैठे पड़े हो। तो 2-4-5 चीज़ें जो काम की बता रहे हैं वो लिखते चलो, ताकि ये शॉर्ट नोट टाइप का बन जाएगा क्लास का, ठीक है? तो आप जब अपना चैप्टर लिख रहे होगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी, चीज़ें याद हो जाएगी। देख बेटा, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं बेटा? 18। कितने होते हैं बेटा? 18। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं बेटा? 18। कितने हैं बेटा? 18। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 बनाए गए। कैसे बने, कैसे डिस्कवरी हुई, मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है? 5-6 क्लास बाद पढ़ाऊंगा आपको कैसे डिस्कवरी हुई। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं, टोटल कितने पीरियड है? पीरियड होते हैं बेटा 7। कितने होते हैं बेटा? 7। इसे पीरियड कहते हैं। यह पीरियड 1, यह पीरियड 2, यह पीरियड 3, यह पीरियड 4, है ना? ऐसे करके कितने पीरियड है बेटा? 7। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था कि सबको अपनी कॉपी में पीरियोडिक टेबल बना के लाना है या पेस्ट कर लेना है। तो अगली क्लास में सबकी कॉपी चेक करूँगा, ध्यान रखना। सब में हाथ से बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। नहीं बन पा रहा तो चिपका लो, ठीक है? चलो अब देखना ध्यान से, 2-3-4 बातें बता रहा हूँ आपको काम की। देखो, 3 काम आप कर लो, ये चैप्टर, अगला चैप्टर और केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्या? मैंने कहा एक तो पीरियोडिक टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। दूसरा काम, आपको कम से कम शुरू के 30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होने चाहिए। जो बच्चे पुराने हैं, जो पहली क्लास से आ रहे हैं, उनकी कॉपी के पहले पन्ने पे बना हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बनवा दिया था। तो जो भी बच्चे जिनके नहीं बना हुआ, आज घर जाके पहला काम आपको ये करना है कि पीरियोडिक टेबल में 30 एलिमेंट लिखने हैं। क्या लिखना है बेटा? 30 एलिमेंट। इसके बाद देखना ध्यान से, ठीक है? अब चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला काम है आपको पीरियोडिक टेबल याद करना। देखो कैसे याद करेंगे, मैंने शायद आपको, जो पुराने बच्चे उन्हें मैंने लिखवा भी रखा है कॉपी में। जैसे बेटा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 इसको हम लोग क्या बोलते थे बताओ? है, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। तो बेटा ग्रुप 1 का निमोनिक्स है, आप लोग याद कर सकते हो। है, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। है में H क्या है बेटा? हाइड्रोजन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रॉन्शियम। क्लियर है पॉइंट? अरे क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट देखो, अगला है बेटा मांगे कार, सफारी, बाप राजी। हाँ भैया, यहाँ पापा साइकिल दिला नहीं रहे, फरारी की बात कर रहे हो। बेटा याद करना है तो हम क्या करें? हैं? क्या हुआ? सफारी है? अच्छा, मैं फरारी बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। बेटा मांगे कार, सफारी, बाप राजी। सही है? अरे फरारी इसलिए याद आ रहा है, एक दोस्त है मेरा भी, उसने परसों स्टेटस लगाया था, फरारी का गाना लगा के कार खरीदी है उसने, है ना, अमेरिका में है, तो उसी चक्कर में याद आ गया। ये है बेटा SR। क्या है बेटा? SR। बेटा मांगे कार, सफारी, बाप राजी। सफारी कार तो होती है ना, सुनी होगी, तो आपको ये याद रखना है। ये दोनों के दोनों बेटा, ये है ग्रुप 2। ये क्या है बेटा? ग्रुप 2। ये दोनों के दोनों है S ब्लॉक। किस ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा? S ब्लॉक। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए बस बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। S ब्लॉक, अच्छा ये S ब्लॉक वाले जो होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं बेटा? मेटल। अच्छा मेरे को आप लोग 2-3 बातें बताना फटाफट। मेटल हमेशा क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज या गेन? लूज। मेटल की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा? लूज। कितने लूज करे? कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, तुम इधर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। हाँ
बैठ जाओ, क्योंकि बहुत देर तक बैठे, कितने देर पाँव उसका करके बैठे रहोगे। आराम से बैठ जाओ, और हो जाओ इधर, आराम से बैठ जाओ बिल्कुल, बस और हो जाओ अगर होना है तो। अब बैठ जाओ आराम से पाँव फैला के। हाँ अरे हर डेली होता है, ठीक है, वो हिलते रहता है ना, पाँव लग जाता है। बेटा देखना, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, लूज। तो मेटल में हमेशा कितना चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव वाला। क्या रहा होगा, पॉजिटिव। कल ये बात कर ली थी हमने, जो बच्चे नहीं आए थे वो सुन लो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। जिसके अंदर जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1, प्रोटॉन भी कितना होगा, 1। पर प्रोटॉन से अभी मुझे काम नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब मुझे बताओ हाइड्रोजन को मैं किस तरीके से लिखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन में बताओ फटाफट कैसे लिखूंगा, 1s1। बेटा जो बच्चे नहीं आए थे सुन लो, पहले सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 3p। तो ये कम से कम डब्बा बना के बच्चे, जो नए बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता, लिख लेना इसको और रट लेना, ठीक है। पहले किस में भरते हैं, 1s। तो हमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, ठीक है। s में कितने भरे जा सकते हैं, 2। p में कितने भर सकते हैं, 6। d में कितने भर सकते हैं, 10। तो इतना याद रखना भाई, जो नए हैं जिन्हें नहीं आता कुछ लिखते चलना, दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं बहुत डिटेल में, PhD हो चुकी है इसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें बताने में भी कोई नहीं, छोड़ दे बेटा, ये सब चीज़ें बताने में भी मुझे शर्म लगेगी और पाप लगेगा, क्योंकि सबका टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार बता दी, अब दोबारा नहीं बता पाऊंगा, अब जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। तो लिख लेना जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन भरना था तो 1s1। मान ले लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अरे कितना होता है लिथियम का, है 3 को कैसे लिखो बेटा, 1s2 2s1। अब बताओ मुझे, इधर देखो, इसमें भी लास्ट शेल में ये जो M2 है इसे हम लोग कहते हैं शेल। क्या कहते हैं बेटा, शेल। K = 1 ये फर्स्ट शेल, K = 2 सेकंड शेल, K = 3 थर्ड शेल। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। कितने आ रहा है, 1। मतलब ये अगर लिथियम का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं इसमें से केवल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 1। इसमें से भी 1, हाइड्रोजन में से भी कितना निकाल सकता था, 1। पूरे ग्रुप में आप लोग देखोगे सब में से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, 1। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है, +1। कितना आता है बेटा, +1। अब देखो अगर हम लोग इसकी बात करें, बेटा मांगे कार सवारी बाप राजी वाले की, ठीक है, ये रब नहीं होता क्या, ये पूरा कैंसिल होगा ना, छोटा कर दो इसे। अरे नालायक हो तो, नालायक तुम, मेरे से पहले से कोचिंग में हो तुम कपिल, 2-3 साल तो हो गए तुम्हें कोचिंग में, क्यों फिर क्या बेटा, हाँ वैसे तो नई चीज़ों की ट्रायल से डिस्कवरी होती है ना। एक ऐसी एक बीमारी है डॉग में होती है, कैनाइन डिस्टेम्पर, समझ लो, वो डेडली डिजीज़ है, अगर हो गई तो मतलब मौत पक्का है 100%। तो जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है हम तुरंत भगा देते हैं कि इसे दूर ले जाओ, क्योंकि वो अगर वो डॉग वहाँ खड़ा भी हो गया ना, दूसरा डॉग आ गया तो उसको भी हो जाएगी बीमारी, तो उसका ट्रीटमेंट कोई करता नहीं है, ठीक। मैंने भी कसम खा रखी थी कि देखते हैं ऐसे कैसे, मैंने खूब आयुर्वेद होम्योपैथ की किताबें पढ़ी कि वायरल डिजीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगाते लगाते 10 में से 1 कुत्ता बचा लिया मैंने, ठीक। अब उसको क्या किया मैंने, यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, एक वेटनरी क्लासेस करके, ठीक। अब मतलब वो इतना यूनिक वीडियो हो गया ना कि लोगों अमेरिका से और इंग्लैंड से मेरे पास मैसेज आया कि आपने इसे कैसे ट्रीट किया, समझ रहे हो। तो बेटा हार नहीं मानना, कुछ ना कुछ नया करते रहो। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई वाला अभी देखो एक पेरेंट आए थे, बोल रहे थे कि भाई हमारे घर में मैथ्स ले रखा है, 4 बच्चों ने CS कर लिया, BTech कर लिया, बेरोजगारी हैं, सारे बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अच्छा वो बेरोजगार क्यों, देखो या तो उन्होंने तुम्हारी तरह जैसे तुम लोग कर रहे हो पढ़ाई नहीं करते सीरियसली, ठीक। अगर पढ़ोगे नहीं तो कहीं अच्छी जगह नहीं पहुँच पाओगे, ठीक। और टाइम के साथ नहीं चलोगे। जैसे बेटा अभी की टाइम क्या डिमांड कर रही है पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला 5 साल 3 साल रुक जाओ तुम, ये भी हो सकता है मुझे भी कोई रिप्लेस कर देगा, टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर मुझे तब रिप्लेस नहीं करेगा जब मैं उसे चलाना सीख जाऊं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे चलाना आ जाए, मैं उसे कंट्रोल कर पाऊं, तो मुझे वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आप सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना है, बहुत आसान चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे चीज़ें पड़ी है, आप लोग सीख सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, टाइम आपको रिप्लेस कर देगा। ऐसी बेरोजगारी है मैथ्स लाइन
लाइन में तो बहुत ज़्यादा सच बता रहा हूँ। बायो की फील्ड में बस एक चीज़ अच्छी है, या तो पहुँचोगे तो बहुत टॉप पे, MBBS, आयुर्वेद, वेटनरी, या फिर गिरोगे नीचे बिल्कुल तुरंत नर्सिंग, फार्मेसी, समझ रहे हो। अच्छा, पर एक चीज़ अच्छी है, अच्छी चीज़ पता है क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि बेरोजगारी नहीं है। मतलब तुमने आज तक कभी नहीं सुना होगा कोई डॉक्टर है, भले आयुर्वेद, वेटनरी हो। हमारे कॉलेज में अगर 70 बच्चे हैं, अगर 70 बच्चे निकल रहे हैं, 70 के 70 प्लेस्ड होते हैं। एक भी आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना कि हमारे कॉलेज का कोई आदमी खाली बैठा हुआ है। कोई मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं है कभी। पर तुम चले जाओ IITs में, IIT की बात कर रहा हूँ, 25-30% बच्चे बिना प्लेसमेंट के रुके पड़े हैं। ये स्थिति है, 4-4 लाख के पैकेज नहीं लग रहे साल के, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बेटा थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया। सभी कंट्री जो फॉरेन वाले पहले उठा ले जाते थे इंडिया वालों को, अब सब चाह रहे हैं कि हम अपने देश के लोगों को काम दें, रोबोट से काम करवा लें। हम क्यों इतनी सैलरी दे किसी को, अपने ऊपर बोझ बनाएं? तो हमें टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे सब बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत लिटरली बता रहा हूँ। जैसे लड़के लड़कियाँ मैथ्स वाले पूरे जान लगा दो AI और कंप्यूटर साइंस सीखने के लिए। अभी तो तुम्हारा काम होना चाहिए 11th-12th की साइंस आनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्योंकि अभी पेपर दोगे उसके बाद जब 12वीं के बाद सबको एक ही पेपर में बैठना है ना। मैथ्स वाले बच्चे गिन के देखो, करियर अगर करियर के पॉइंट तुम्हें बताओ मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ठीक। तो जिन बच्चों का डिफेंस का है उनको मैं नहीं बता रहा ज़्यादा, क्योंकि उनका तो भाई अपना ही फंडा है। डिफेंस में आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, है ना, मर्चेंट वेसल्स की तरफ जाना चाहो तो वो हो गया। एक तो वो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए मैथ्स वालों के पास, है ना, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, है ना, मर्चेंट नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। ये तो 4 अलग स्ट्रीम्स के हो गए मैथ्स वाले बच्चों के लिए, ठीक। इसके अलावा मैं तुम्हें बीटेक की तरफ लेके जाता हूँ कि बीटेक में क्या क्या होता है। तो 12th के बाद जैसे आप निकलोगे तो सबसे बड़ा इंडिया का जो पेपर होता है वो आपको भी पता है, JEE का पेपर होता है। अगर देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि JEE का पेपर कितने नंबर का होता है? कितना? 360। इसमें से लगभग हर साल मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया 90 से 100 नंबर कट ऑफ होती है जनरल की, इसी के आसपास होती है, इसी के आसपास। क्योंकि मेरे भाइयों ने भी पेपर दिया था, वो JEE मेंस भी क्लियर था, JEE एडवांस भी क्लियर था। उसने एयरफोर्स का भी पेपर अपने टाइम क्लियर किया था। पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मर्चेंट नेवी में उसकी रैंक थी 63। पूरे इंडिया में 63 रैंक थी। जो मेरा छोटा भाई है, मेरे से 4 साल छोटा है, अभी अमेरिका में हो, सबसे छोटा जो है मेरा, हमारे घर में सबसे छोटा है वो चारों भाइयों में। बड़े वाले भैया मेरे MBBS डॉक्टर है, मैं उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं हूँ, तीसरे नंबर पे मेरे ताऊ जी का जो लड़का है वो जापान में, और जो सबसे छोटा है वो अमेरिका में। समझ लो कारण हाँ मैं ही रह गया। तो कपिल कह रहा भैया तुम ही यहाँ रह गए। तो कारण सुन लो ना, कारण पता है कारण क्या हुआ, हम क्यों सारे चारों अच्छी जगह पहुँच गए? माहौल, कंपटीशन, है ना। ताऊ जी के दो लड़के थे, भैया MBBS कर रहे थे, है ना, दूसरा भाई मर्चेंट नेवी से पढ़ रहा था प्राइवेट से, ठीक। अब हमारा नंबर आया, तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी कोशिश पूरी की MBBS की, नहीं मिला। मेरे भैया ने MBBS प्राइवेट से की थी 1 करोड़ रुपए लगा के, ठीक है, 1 करोड़ रुपए लगे प्राइवेट से MBBS की। पर मैं गवर्नमेंट से कर रहा हूँ, मेरी पूरी डिग्री 2 लाख की नहीं होगी, पूरी डिग्री। सोचो कितने इन्जॉयमेंट के साथ हो रहा है। तो गवर्नमेंट का ये फ़ायदा, भैया पे हमेशा प्रेशर रहता था, अगर फेल हुए तो 20 लाख रुपए फीस लग जाएगी 1 साल की। समझ रहे हो कितना प्रेशर? अब सोचो उन्होंने 1 करोड़ रुपए फीस लगाई, अब उसे कमाने में उन्हें 10 साल और लग जाएंगे। MBBS करके कितनी सैलरी? 1,25,000 सैलरी है उनकी, ठीक। तो वो अलग बात है, 1-on-1 फ्री मिल गया। मतलब भाभी है जो मेरी, वो भी MBBS डॉक्टर है, अब दोनों की सैलरी 2.5-3 प्लस आती है। पर मेरा कहने का मतलब है कि एक बार पढ़ लो माहौल बना के। तो फिर अभी पेरेंट्स आए थे, बोल रहे थे बेरोज़गारी है, क्या करें हम, बच्चों को क्या दिलवाएं। मैंने कहा भाई बेरोज़गारी नहीं है, बच्चा सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा। और तुम ये मत बोलना कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है? तुम ही लोग बोलोगे 2 साल 4 साल बाद कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। मैं हूँ ना, पूछ लो आगे मेरे से, मेरे को लगभग हर चीज़ के बारे में पता है। इसका JEE वाला पेपर होता है मैथ्स वालों के लिए, तो 360 में 80-90 नंबर आएंगे ना, 80-90 बस क्वालिफाई कर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बेकार से कॉलेजेस हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे। बहुत सारे बेकार सरकारी कॉलेजेस हैं जो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज चाहिए तो कम से कम 150 प्लस तुम्हारे नंबर होने चाहिए। तो जो IIT से लो है, NIT, ट्रिपल IIT, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उसमें से तुम बीटेक कर सकते हो। कई तरह की बीटेक होती है, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, AI पे भी आ रहा है, बहुत सारे आर्ट, पता नहीं कौन सा होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो कई सारे बीटेक के स्ट्रीम्स है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बच्चा
और थोड़ा सा अच्छा कर ले तो जेई मेंस अगर क्वालिफाई हो तो एडवांस में बैठ सकते हो। अगर एडवांस में तुम्हारी रैंक आती है 4-5 हज़ार 2-3 हज़ार के अंदर, जब मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ आप लोगों को, 2000 के अंदर 3000 के अंदर आती है तो आपको थोड़े गंदे गंदे कॉलेजेस मिलेंगे, पर अच्छे से मतलब आईआईटी के कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छे चाहिए तो 1500-2000 के अंदर जो बच्चे होंगे उन्हें आईआईटी मिलना चालू होगा। जो 1000 के अंदर हो गए उन्हें कंप्यूटर साइंस मुंबई, दिल्ली। एक बार मैं आईआईटी कानपुर गया हूँ एज अ गेस्ट हम मुझे बुलाया गया था, वहाँ पे मैं 5 दिन रह के आया। तो भाई जो लाइफ है ना, मतलब बाहर से तो देखने में अलग चीज़ है, जो लाइफ है ना वहाँ की, मतलब सच बता रहा हूँ, जो एक बार चला गया ना पूरी ज़िंदगी तुम भूल नहीं सकते। मुझे आज भी वो 5 दिन जो मैं वहाँ आईआईटी कानपुर में एज अ गेस्ट रहा हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाता वो चीज़। ठीक है, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ जाके। मेरे को सीखने को मिला कि अच्छा ब्रंच, लंच, ड्रंच, पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ तो मम्मी कह रही है अरे दिन हो गया थप्पड़ खाएगा रोटी खा ले, है ना। तो एक फ़ोन पे खाना आ रहा है विदिन 2 मिनट 3 मिनट। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है हर कॉलेज में यही है। तो भाई एक बार पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हमारे घर में भी माहौल था, मैंने बोला ना बड़े पापा के दोनों लड़के पढ़े, एक इसने मर्चेंट नेवी प्राइवेट से की, मेरा भाई इतना इंटेलिजेंट था, सोचो एयरफोर्स में ज्वाइन करके जॉब छोड़ दी इसने, जॉब छोड़ दी एयरफोर्स की। लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगती, इसने छोड़ दी कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, पैसा कमाना है। तो उसमें भी जब पेपर हुआ तो उसमें उसकी 63 रैंक आई। बट क्यों, ये माहौल था ना कंपटीशन, भैया एमबीबीएस है तो मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी ऐसा लगता था। उन्होंने प्राइवेट की, मैंने पूरी दम लगा दी, 2-4 क्वेश्चन और सही होते तो मैं एमबीबीएस कर रहा होता। सोचो इतनी मेहनत करने के बाद एक छोटी सी गलती से वेटनरी में आ गए। उस दिन 2 गोले बस और सही हो गए होते तो मैं एमबीबीएस कर रहा होता। ठीक है कपिल, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस हो के, दिमाग है यहाँ पे 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं कि अगर पूरा फोकस्ड हो जाए, अभी भी 1.5 साल बचे हैं, तो मुझे पता है शायद तुम आईआईटी मुंबई में नहीं पहुँचोगे, कहीं अच्छी जगह नहीं पहुंचोगे, पर कहीं अच्छी जगह से आईआईटी कर रहे, बीटेक कर रहे होगे, कहीं अच्छी जगह से कोई आयुर्वेद, वेटनरी, होम्योपैथ का कोर्स कर रहे होगे। क्योंकि एमबीबीएस के लिए तो दम चाहिए, दम लगाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अगर कर जाओगे, मैंने बताया ना मेरे 2 स्टूडेंट, खुद 2 मेरे स्टूडेंट है, एक एमबीबीएस कर रही है, एक आयुर्वेद कर रही है। एक लड़का है जो आईआईटी में एडवांस क्लियर था, वो ये अलग चीज़ है कि वो कैटेगरी से था, ठीक है, बट वो बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे थे, वो आज बीटेक कर रहा है वहाँ से। आप लोग भी कर सकते हो, पर एक बार जज्बा ला के पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे से भी एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ऑर्डिनरी चलना पड़ेगा। भैया ने 40 बोले, अब चैप्टर 2 ख़त्म हो गया तो सारे सवाल उड़ा दिए। अब उसके बाद कूदे नीट जेई के क्वेश्चनों पे, कि जब हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, कि हमारा बेस बन गया, देखते हैं कितना लेवल ऊपर है, देखते हैं एक बार आजा तू भी आ हमारे सामने, देखते हैं कितना लेवल ऊपर है। उसमें से जो नीट जेई के सवाल हैं, 100 में से अगर 30-40 भी अपने आप हो रहे हैं, 60 आंसर देख के हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमने इतनी फीस में हमने उस बराबर पहुँच गए बच्चों के, जो उनसे भी आगे जो बच्चे 3-3 लाख रुपए फीस देके भी ना, कुछ उनमें से ऐसे भी ना लाएंगे 3 लाख फीस देके, उनको इतना भी नहीं आता होगा जितना तुम्हें आ जाता है चैप्टर 2 में। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, तुम देख लेना। जो बच्चे आकाश में, एलन में, कई जगह पढ़ रहे होंगे, मैं खुद पढ़ के आया हूँ ना, तो मेरे को सब कुछ पता है, सब कुछ पढ़ा है। इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग की सबसे बेस्ट बैच में पढ़ा था मैं, समझ के। एलन में SRG बैचेस होते हैं। SRG बैच वो होते हैं जिसमें जिन बच्चों के 650 नंबर कंटिन्यूसली टेस्ट में 600 आ रहे होते हैं ना, उन बच्चों को SRG में भेजा जाता है। मैं उस बैच में पढ़ता था। सोचो मुझे किन टीचरों ने पढ़ाया होगा, समझ लो। समझ गए। कपिल बस कमेंटबाजी करने में परेशान रहता है, कीड़ा है इसके अंदर, ऐसे हो हम। चलो, तो भाई करियर को थोड़ा सा सोचते हुए पढ़ाई करना, ठीक है। पढ़ाई का ये मतलब नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो करियर को सोच के पढ़ना है, 1.5 साल बाद का सोच के पढ़ना है, ठीक है कपिल। 1.5 साल बाद का कि अब क्या करना है, करियर सोच के पढ़ना। पढ़ाई नहीं करनी यार, पर पढ़ाई करके क्या करें बताओ। 12वीं पास कर ली, 70%, अब क्या करें भाई। तो करियर सोच लो कि हमें करना क्या है, वो तुम्हें देगा मोटिवेशन। जब तुम्हारे अंदर कीड़ा उछल रहा होगा तो मोटिवेशन उसे दबा देगा। पर ये मोटिवेशन होना चाहिए इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं। जैसे मैं अभी ज्ञान दे दिया तो आज तो आग लगाएंगे, कल बैग में अरे लात मारो, अभी संडे आ रहा है देखेंगे, संडे से पढ़ाई चालू करेंगे, मंडे नहीं। इंटरनल होना चाहिए कि पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, आर्मी में जॉब कर रहे हैं, इधर से गोली जा रही है, इधर से गोली जा रही है, तब 60,000 रुपये सैलरी आ रही है ना। कब भगवान न करे कभी किसी को कुछ हो, कितनी रिस्की जॉब है। सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि पापा अगर उतनी दूर से पैसा कमा के हमारे लिए भेजें, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी कंट्री के लिए भी कुछ करें और
अपने लिए भी कुछ करें। पहले तुम अपने लिए कुछ करो, उसके बाद कंट्री के लिए कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार सब लोग थोड़ा सीरियस हो गए। 1.5 साल बचे हैं, ये लास्ट बार ज्ञान है, अब इसके बाद ज्ञान नहीं दूंगा। इसके बाद ज्ञान 12th में मिलेगा कि पास हो जाओ बस। ठीक है, तो सीरियस हो गए। थोड़ा करियर से रिलेटेड भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बहुत सारी जानकारी है। 5 साल 6 साल 4-5 साल से इस फील्ड में हूँ, जितना भी ज्ञान है आपको बता सकता हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो आगे। ठीक है, चलो देखो, ये ग्रुप 1 वाले मेटल हैं, इनमें सब में बाहर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं? 1। ग्रुप 2 वालों में सब में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं? 2। तो मैं जब भी ये एलिमेंट आएंगे मैं पूछूंगा कि बताओ इस पर कितना चार्ज है, तो आपको बताना है कि भाई ग्रुप 1 वाले हैं तो इन पर +1, ग्रुप 2 वाले हैं तो +2। पर इसके लिए आपको याद भी तो होना चाहिए कि ग्रुप 2 में आता कौन कौन है? बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। तो आपको आना चाहिए भाई, अगर नहीं आता तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक, तो आपको रटना, मैं लिखवा चुका हूँ ना बच्चों, हिंदी में लिखवा दिया था ना, लिखवाना है दोबारा, लिख लो जो बच्चे नहीं तो लिखना ना बेटा, इतनी बार तो बोल दिया। बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, राजी। लिख लो आप लोग चाहो तो। लिख लिया? चलो, मजाक साइड के बेटा, थोड़ा सीरियस हो जाओ। 1.5-2 साल की बात है बस, फिर जितनी मस्ती करनी है ना, एक बार कॉलेज में पहुंच जाओ, फिर जितनी आपको मस्ती करनी है आप लोग करो, खूब मस्ती करो, कोई नहीं रोकेगा। मेरे घर वाले कभी नहीं पूछते कहाँ पे है, उन्हें मतलब 6-7 महीने तक तो मैंने बताया नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे घर वाले बहुत विरोध में रहते थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको कभी नहीं पसंद मेरे घर वालों की मैं पढ़ाऊँ। उनको ये लगता है कि किस चीज़ की कमी है जो तू पढ़ा रहे होता। 13 लाख की जॉब लगी थी मेरी सीकर में, 13 लाख की कोचिंग इंडस्ट्री में। सोच लो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, नहीं करने दिया मेरे घर वालों ने, मार के भगाया, लात जूते पड़े मेरे को घर में हैं कि पढ़ने की उम्र में पढ़ाएगा, समझ रहे हो। अब इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि घर वालों को ये पता है कि वो अपनी पढ़ाई तो कर रहा है, डॉक्टर तो लग गया नाम के आगे, अब तू जो कर, अब वही तो कह रहा हूँ, तुम एक बार कॉलेज में पहुँचो फिर कोई नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि घर वालों को लग रहा है डॉक्टर तो बन गया हमारा बेटा। अरे समझ रहे हो ना, उनकी जो इच्छा थी कि भाई सब बच्चे पढ़े लिखे हैं तो तू भी पढ़ा लिखा, उनसे मैं बन गया डॉक्टर, उनकी भी इच्छा होगी, मुझे पढ़ाने की इच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई पे चलते हैं, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। तो ग्रुप 2 वाले बेटा, ग्रुप 2 वाले इस पे आता है +2 चार्ज। कितना होता है? +2। क्यों? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 को मैं कैसे भरूंगा बताओ? 1s2 2s2। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसमें से कितने निकाले जा सकते हैं? 2। तो इसमें हमेशा कितना चार्ज आता है? +2। कितना आता है? +2। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कल, अगर आपको याद हो, अगर S में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2, तो इसका ग्रुप नंबर भी कितना होगा? 2। अगर एक पॉइंट बता देता हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में, सब शेल में जा रहा हो, अगर S में जा रहा हो तो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किस ब्लॉक का होगा? S ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा हो तो किसका होगा? P ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा हो तो किसका होगा? D ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जा रहा हो तो किसका होगा? F ब्लॉक। इतना क्लियर है? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? S में, तो किस ब्लॉक का होगा बेटा? S ब्लॉक। किस ब्लॉक का होगा बेटा? S ब्लॉक। इतना क्लियर है? और लास्ट S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो किस ग्रुप का होगा? सेकेंड ग्रुप का। जो आगे लिखा रहता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं N, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर शेल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर ये 2s में जा रहा है, इसमें पूरे में मैक्सिमम शेल नंबर कितना है? 2। तो इसका पीरियड भी कितना होगा बेटा? 2। तो ये कौन से पीरियड में? सेकंड पीरियड में। देखो ना, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। आपने बोला ना पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे? 7। तो हम इसका पीरियड भी बता सकते हैं कि सेकेंड पीरियड में है, और कौन से ग्रुप में है बेटा? सेकेंड ग्रुप में। सही है? तो आप S ब्लॉक का तो क्लियर हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो हमें इससे पता चल गया S ब्लॉक का है। शेल नंबर मतलब मैक्सिमम N की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब उसका पीरियड नंबर भी कितना होगा? 2। और लास्ट सब शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो कौन से ग्रुप का होगा? ग्रुप 2। सही है, ख़त्म हो गया। चले आगे देखो अगला पार्ट। अगला हम लोग चलते हैं P ब्लॉक पे। किस पे चलना है बेटा? P ब्लॉक पे। तो P ब्लॉक का बेटा फंडा ये है, P ब्लॉक का फंडा ये है, देखना ध्यान से, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखना इधर, P ब्लॉक में जब आप लोग जाओगे तो आपको जो ग्रुप्स मिलेंगे, सबसे पहला ग्रुप मिलेगा बैंगन, आलू, गाजर एंड हेला।
चाहो तो लिख भी लेना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। लिख लो भाई हिंदी में अगर लिखना हो आपको तो। और जिन बच्चों को लिखवा रखा है, वैसे तो मैंने ये चीज़ लिख रखी है ना तरुण कॉपी में, तुम तो आ गए थे स्टार्टिंग में, लिख रखी, याद भी है भाई, याद होना चाहिए। आज की क्लास का टारगेट है पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए लगभग। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये क्लियर है। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 13। कौन सा बेटा? ग्रुप 13। क्योंकि बीच में भाई आपने ग्रुप 1 पढ़ा, ग्रुप 2 पढ़ा, उसके बाद के सारे कहाँ गए? वो सारे के सारे हैं बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट। किसके एलिमेंट है बेटा? डी ब्लॉक। किसके एलिमेंट है? डी ब्लॉक। ये है ग्रुप 13। क्या बेटा? ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 में जब आप लोग पढ़ोगे तो यह है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखो इधर, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बिल्कुल ही भौंट हो, 4। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 5 को मैं कैसे लिखूंगा बेटा? बताओ, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, सही है। मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी है? 2। तो कौन से पीरियड में होगा? 2। ये तो क्लियर हो गया। ये किस पीरियड में बेटा? सेकेंड। अब देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है? पी में। तो किस ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक। ये तो क्लियर हो गया। पी ब्लॉक में भी इसका कौन सा ग्रुप नंबर है, ये पता करने का तरीका मैंने आपको बोला था। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम 3। और जब भी पी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, अगर हमें ग्रुप नंबर बताना है तो बस हमें क्या ऐड करना है बेटा? 10। तो 10 + 3 कितने हो गए बेटा? 13। कितने हो गए बेटा? 13। तो हमने इसका ग्रुप भी बता दिया कि 13th ग्रुप का है और किस पीरियड का है? सेकेंड। ऐसी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ। अरे बोलो, 13 बताओ कैसे लिखूंगा? बोलो, 1s2, अब जल्दी करेंगे, 2s2 2p6, 6 2 8 2 10। उसके बाद बताओ, उसके बाद 6 4 10 2 12 1 13। सही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम n की वैल्यू इसमें कितनी है? इसमें होता 3, मतलब इसका पीरियड नंबर कितना है? 3। ये तो क्लियर हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में कि पी में? पी में। तो किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में अगर ग्रुप नंबर बताना है तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, n3 का मतलब बेटा क्या है? शेल। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और पी ब्लॉक में जब भी अगर जा रहा है हमें ग्रुप नंबर बताना है तो कितना ऐड करना है? 10। तो 3 लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, तो कितना ऐड कर दूं? 10 + 3। तो इसका भी ग्रुप नंबर कितना है? 13। कर लोगे ऐसा? अगला ग्रुप बेटा, ग्रुप 13 के बाद जो ग्रुप 14 है हमारे पास, ग्रुप 14 जो है बेटा, अगला जो ग्रुप है वो कौन सा है? ग्रुप 14 बताओ आप लोग, कौन सा है ग्रुप 14? बताओ, बोलो भाई, ग्रुप 14 कौन सा है? अरे भाई नहीं आता तो ऐसे बताओ ना। ये बताओ, ग्रुप 13 में पहला एलिमेंट कौन था? बोरॉन। अरे कौन था? बोरॉन। बोरॉन के बाद अगला कौन आता है? कार्बन। तो कैसे सुनाऊं गीत सुन प्रभु, सही है? अरे सही है गलत है? कैसे लिख लो, जिसे लिखना है, जिस जो नहीं आए थे। कैसे सुनाऊं गीत सुन प्रभु, कैसे सुनाऊं गीत सुन प्रभु, कैसे सुनाऊं गीत सुन प्रभु। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ। 6 है, सही है। 6 को मैं कैसे लिखूं बेटा? 1s2 2s2 2p6। अच्छा, सीधा p में 6। अरे सही है ना? 2p2। इसमें मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका पीरियड नंबर कितना है? 2। ये तो क्लियर हो गया सेकेंड पीरियड में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी सब शेल में। पूरा बोलना सीखो, पीएचडी करा दी अब तुम्हारी। पी सब शेल में किस में जा रहा है? पी सब शेल। तो पी सब शेल में जा रहा है तो किस ग्रुप में आ रहा है? पी में। इतना तो क्लियर। कौन सा ग्रुप नंबर है इसका, ये पता करने के लिए हमने क्या बोला था? अगर पी में जा रहा हो तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है गिन लो, 2 + 2 4। और पी में जा रहा है तो कितना ऐड करना है? 10 + 4 14। तो देखो किस ग्रुप का है बेटा? ग्रुप 14। किसी का भी निकाल लेना आप लोग, किसी का भी। इसके बाद ग्रुप 14 के बाद बेटा अगला आता है ग्रुप 15। क्या आता है बेटा? ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ? ग्रुप 15 को कैसे लिखेंगे बताओ? बोलो, नाना पापा आंटी सब बीमार।
नाना पापा आंटी सब बीमार। लिख लो, हिंदी में लिखना है तो नाना पापा आंटी सब बीमार। नाना पापा आंटी सब बीमार। और वो तो रेडियो एक्टिव है, वो लिखा नहीं है, हमारे कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक और है इसके नीचे, उसे अभी ना आपको मैं पढ़ाऊंगा 100 से ऊपर वालों को कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। साइंटिस्ट के नाम पे उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे मान लो कोई एक साइंटिस्ट है जिसने ढूंढ दिया, मान लो मेंडल, तो मेंडेलियम है, या फिर उसका नाम है 100 से ऊपर है। तो अभी आपको एक नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, अन, निल, बाई, डाई, ट्रॉय, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, अक्ट एंड डक। समझ रहे हो, अलग चीज़ है, उसको आप ही पढ़ा देंगे। तो अभी के लिए आप याद रखो, नाना पापा आंटी सब बीमार। तो बताओ बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। 7 को भरवाओ जरा, कैसे भरूँ? 1s2 2s2 2p। बेटा मैथ्स लेके भी तुम लोग का ये हाल है। 2p3, इसमें मैक्सिमम n की वैल्यू कितनी है? 2। कौन सा पीरियड में आएगा? अरे पीरियड कौन सा है? सेकेंड। कौन सा है? सेट। मैं पूछूं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में। तो ये किस ग्रुप का है? पी ग्रुप का। ये तो क्लियर है। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? लास्ट शेल में, ये 2 शेल है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5। और पी में जब भी जा रहा हो कितना ऐड करना होता है? 5। 10 + 5 15। ऐसे कर ले, किसी का भी निकाल। बता फास्फोरस का एटॉमिक नंबर, कॉपी में से देख के बता कितना होता है? 15। कितना होता है? और नहीं आता तो साथ में 8 ऐड कर दियो। कितना ऐड कर दिया? 8। कितना आ जाएगा? 15। 15 को लिखवाओ जरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। बताओ कितना हो गया? 2 4 6 4 10 2 12 3 15। सही है। इसमें n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। ये पीरियड कौन सा होगा? मतलब 3rd। क्लियर। अब बताओ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 5। कितने है बेटा? 5। और जब भी p में जा रहा होता है कितना ऐड करना होता है? 10। 10 + 5 15। तो क्लियर हो गया। कौन सी ग्रुप का है? ग्रुप 15। क्लियर, आसान है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। आगे बताऊं एक एक करके, समझ जाओगे। लिख लो फटाफट, लिख तो लो, पर अब सबके मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 16 लिख लो। ग्रुप 16 में कौन आएगा? बताओ, नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। तो लिखो ओ से टेपो। लिखो ओ से टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर। लिखो फटाफट, ओ से टेपो। दिखिए बेटा पीरियोडिक टेबल, ओ से टेपो। लिखो फटाफट। आपको अगर कोई और ट्रिक याद करनी है, इससे भी अच्छी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, कोई टीचर बताए, आप खुद अपने किसी रिश्तेदारों को याद कर सको, कुछ ऐसा नाम हो, आप कर सकते हो। आपको याद होना चाहिए, मुझे तो अब याद हो गया है तो मैं क्यों कोई दूसरा बनाऊँ। ओ से टेपो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। 8। 8 है? अरे भाई बात नहीं करने को बोला। 8 है। 8 को सब लिख रखा है तुमने? सब लिख रखा है ना? सब याद है तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल? फिर लिख ले बेटा, हिंदी में बता रहा हूँ तो। हाँ, उसे बोल रहा हूँ मैं, लिख ले अगर नहीं आता तो। और आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो तो अलग की बात है, फिर तो मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं। सो भी सकते हो, अगर आपको लगे मुझे आता है, आप सो भी सकते हो क्लास में मेरी। ओ से टेपो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 8 को कैसे लिखूँ? 1s2 2s2 2p4। 6 कैसे होगा यार? कपिल मैथ्स। 4 2 6 2 8। सही है। बताओ मैक्सिमम n की वैल्यू 2। तो ये कौन से पीरियड में? सेकेंड। सही है। अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो क्लियर है, p ब्लॉक का है। अच्छा कैसे निकालते हैं? 4 + 2 6 और कितना ऐड कर दो? 10। तो कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 16। तो ऐसे तुम किसी का भी कर सकते हो, अब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। मैं फटाफट अब लिखते जाता हूँ, आप लोग लिख लो बस फटाफट। अब अगला है बेटा ग्रुप 17। क्या है बेटा? ग्रुप 17। ग्रुप 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? ग्रुप 17 में पहला कौन आता है? हाँ, फिर कल बाहर आई आरती। लिख लो, फिर कल बाहर आई आरती या आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। कल पीरियोडिक टेबल सबको याद होना चाहिए जितना मैंने आज रटवाया है, विथ एटॉमिक नंबर। विथ एटॉमिक नंबर। किसी का भी पूछूंगा रैंडमली कि बताओ Ag का कितना है, सल्फर का कितना है, ठीक है। ये समझ आ गया। फिर कल बाहर आई आंटी। अगला देखो बेटा ग्रुप 18। भाई बातें मत करो, ग्रुप 18 को देखना बेटा। देखो भाई ग्रुप 18 में पीरियड 1 में भी एलिमेंट है। अभी तक पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट पड़े किसी में पीरियड 1 नहीं आ रहा था। अरे नहीं आ रहा था, केवल ग्रुप 1 में आएगा एक ऐसा एलिमेंट जो पीरियड 1 में है, हरभजन।
हीलियम। हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया। आप चाहो तो अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, मेरा जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया। हाँ रुक गया एक्सरे, अब अल्ट्रासाउंड करा ले। हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया। लिख लिया, हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया। बेटा इस ग्रुप 18 को हम लोग कहते हैं नोबल गैस। लिख लो, ग्रुप 18 को क्या कहते हैं बेटा? नोबल गैस। इसे नोबल गैस क्यों कहते हैं? ये होता है इनर्ट। क्या होता है बेटा? इनर्ट। अब अगले 15 मिनट में नोबल गैस से रिलेटेड चीज़ आपको पढ़ाऊंगा बस, तो ध्यान से नोबल गैस के बारे में सुन लो। ये पहले लिख लो, हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया। क्लियर हो गया? हर बार गलत लिख देता हूँ मैं, के तो पोटेशियम होता है। हरभजन ने अगरकर का एक्सरे रुकवाया। सही है, लिख लिया। अब देखो मेरी बात 2-3 मिनट ध्यान से सुन लेना जरा, ध्यान से, ठीक है बेटा? पीरियोडिक टेबल में, पूरी केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट इस दुनिया में इसी की तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह, क्योंकि इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए केमिस्ट्री की दुनिया में। जितना केमिस्ट्री में जिंदा रहने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही है ग्रुप 18 में एलिमेंट। तो ग्रुप 18 में अगर उतने ही एलिमेंट है जितना जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा? नोबल गैस। अब इसी के ऊपर हम सारी कहानी सुनेंगे, देखना ध्यान से। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। सही है। नियॉन का कितना होता है? 10। मतलब दोनों में कितने का गैप आ रहा है? 8। आर्गन का कितना होता है? 18। इसका कितना होता है? 36। इन दोनों में 8, इसमें 18। यही तो मैजिक नंबर है यार जो पढ़ते हो तुम। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। अब देखना, हर कोई ऐसा ही बनना चाहता है। देखना ध्यान से, इस पूरे पीरियड में मेटल से लेके वो जो है ना है ली, इस सारे के सारे किसके जैसा बनना चाहते हैं बेटा? नोबल गैस। किसके जैसा बनना चाहते हैं? नोबल गैस। मुझे खुद बताना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। बनना किसके जैसे चाहता है ना? इसे जस्ट एक पहले वाला हीलियम, किसके जैसा? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। हीलियम के बाद 2। तो ये क्या करे कि हीलियम की तरह बन जाएगा? क्या? इसलिए इसके ऊपर +1 आता है। एक और कॉन्सेप्ट, एक और रीज़न आपको बता दें क्यों +1 ही आ रहा है। अरे क्यों +1 ही आ रहा है? ली ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11। इसके जस्ट पहले वाला देखो जरा, जो स्टेबल नोबल गैस है कौन है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। और सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। ये ऐसा क्या करे कि नियॉन की तरह बन जाए? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। क्या कर दे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए सोडियम पे भी क्या आएगा? +1। इसलिए ग्रुप 1 वालों पे +1 आता है। इधर देख बेटा, मांगे कार सफारी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ? 4। इससे पहले जस्ट जो नोबल गैस है वो कौन है? हीलियम। यही तो खत्म हो रहा है, तो अगली लाइन में बेरिलियम स्टार्ट हो रहा है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा बेरिलियम? 2। इसलिए बेरिलियम पे कितना आता है? +2। इसलिए ग्रुप वालों पे +2 आ रहा है। एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। इसके पास में जो नोबल गैस इससे पहले जो आती है वो कौन है? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 12। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर? 2। इसलिए इस पर भी कितना आ रहा है? +2। इसलिए ग्रुप 1 वालों पे हमेशा +1, ग्रुप 2 वालों पे हमेशा +। ध्यान से सुनते जाना, शायद आज तक की केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम्हें फिर पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, तो पता है तुम्हारे पाप धुल रहा हूँ मैं। क्यों? सिलेबस धीरे हो जा रहा है इसलिए। कल 2 आते हैं, आज 2 आते हैं, परसों 2 आते हैं, ऐसे ही तुम्हारा चल रहा है। समझ रहे हो ना? तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है? कौन सी नई चीज़ पढ़ा दी बताओ? शुरू में ही पढ़ा दी थी मैंने, जो बच्चे पुराने वाले हैं, समझ रहे हो? फिर कल पढ़ाई, फिर आज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो पूरी केमिस्ट्री बर्बाद। पूरे साल ये बोलोगे केमिस्ट्री मुश्किल है,
पूरे साल, क्योंकि रटोगे। अब इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा चाहे कोई भी नया बच्चा आ जाए, गारंटी। इसलिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी, अगर बहुत इच्छुक है पढ़ने का तो वीडियो से पढ़ ले भाई। अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये लास्ट टाइम था, बस बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। देखना लास्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं पढ़ाया बेटा, ये नहीं पढ़ाया, नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले था बोरोन, इसके बाद कौन था, कार्बन, फिर कौन था, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और इसके सामने कौन था, नियॉन। क्या था, नियॉन। अच्छा, इससे पहले आ जाओ, है ना, हम लोग पीरियड 2 की तो बात कर रहे हैं। पीरियड 2 में इसमें कौन आता था, लिथियम, और इसमें कौन आता था, बेटा। भाई तो भाई पीरियड 1 में केवल एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, हीलियम। तो पीरियड 1 में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 ही एलिमेंट है। इसका रीज़न कोई बच्चा मुझे बताए तो एक चॉकलेट उसे, एक की 4 वाली चलो बताओ, कोई बच्चा मुझे बता सकते कि पीरियड 1 में 2 ही एलिमेंट क्यों आ रहे हैं। स्टेबल नहीं भाई, 5 रुपये की चॉकलेट का सवाल है। अब मैं पढ़ा चुका हूँ तभी पूछ रहा हूँ। मेरी एक आदत है, मैं कभी कोई ऐसी चीज़ पूछता ही नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। देखो इधर, फर्स्ट पीरियड मतलब उसका शेल नंबर कितना होगा। अरे पीरियड 1 है मतलब शेल नंबर कितना होगा, फर्स्ट एक ही शेल होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी इसमें, अरे बोलो, क्योंकि l हमने निकालना सीखा था। क्या सीखा था, 0 से n-1। तो 0 से n-1 मतलब 1 - 1 कितना हो गया, 0। अगर l की वैल्यू 0 आती है उसका मतलब क्या है, s। अरे सही है, गलत है। और s में केवल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते कितने आ सकते हैं, 2। अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो पीरियड 1 में केवल 2 ही एलिमेंट भी आ सकते हैं। नहीं आया समझ तुम्हें, क्या हुआ भाई, नहीं आता था, ये पता नहीं था तुम्हें। अरे पता तो था, नहीं पता था क्या, चलो नहीं पता था तो और अच्छी बात है। नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। देखो इधर देखो, कोई बात नहीं, छोड़ो, ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आ जाओ, अभी पढ़ाएंगे जो मैंने बात बताई आपको। इधर देखना ध्यान से, ठीक, ये पहली बार बता रहा हूँ आप लोगों को, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखना इधर, आपने बोला, अब बताते जाओ, ग्रुप 1 वालों पे हमेशा कितना चार्ज आता था, एस ब्लॉक के, बोलो। इस पे 2-3 कॉन्सेप्ट पता है। एक तो मेटल है इसलिए प्लस आ रहा है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए जा रहा है। अगला नोबल गैस से भी समझा दोगे, बहुत सारे पॉइंट तुम्हें पता चल गए। बोरॉन था बेटा ग्रुप 13 में, सही है भाई। इसे मैजिक नंबर में लिखना। बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ, बोलो, 5। लिखना मैजिक नंबर में 2,3। मेरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। दुनिया में सारे एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। भाई पंखा बंद कर दो, मौसम सही हो रखा है कमरे का, बंद कर दो कपिल। हाँ मौसम सही हो गया है कमरे का, आवाज़ आ रही है। भाई दुनिया में सारे एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं। किसकी तरह बनना चाहते हैं, नोबल गैस। अब या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे या गेन कर रहे होंगे। देखना ध्यान से, मैंने आपसे एक बात बोली थी, दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में मैं केवल 2 लोगों को जिंदा रहने दूंगा, या तो उनके पास बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो या कितने हो, 8। कितने हो बेटा, 8। ऐसे एलिमेंट केवल 2 हैं जिनको मैं जिंदा छोड़ूंगा 2 इलेक्ट्रॉन पे। एक तो आपको मिल रहा होगा हीलियम, क्या मिल रहा होगा, हीलियम। और एक कौन मिल रहा था, हाइड्रोजन। कौन मिल रहा था, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन वाले पीरियड में मैक्सिमम नोबल गैस उसी की तरह तो है। अरे सही है, गलत है, सही है। वरना अधिकतर में बेटा बाहर आपको कम से कम कितने मिलने चाहिए होंगे, 8। ये स्टेटमेंट मेरी गलत है, पता है तुम्हें, अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो। बट सही इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 11वीं 12वीं के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे हमारे इस पे, ठीक। मोस्टली 99% क्वेश्चन हमारे सवाल इस मेरे पे शब्द से खत्म हो जाएंगे कि अगर बाहर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा, जिंदा छोड़ देंगे। देखना इधर ध्यान से, या तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो या बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। या तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो या बाहर कितने हो, 8। तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। अब देखना, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और मैंने बोला इस दुनिया में जीने के लिए 8 होने चाहिए या 0 होने चाहिए, तो अगर मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है तो मेरे लिए क्या आसान है, 7 रुपये कहीं से अरेंज करना है, 1 रुपये फेंक के 0 हो जाना, 1 रुपये फेंक के 0 हो जाना। इसलिए ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन फेंक दे रहे थे।
ग्रुप 2 वाले कितने फेंक दे रहे थे? 2। कितने फेंक दे रहे थे? 2। ग्रुप 13 वालों पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे 1s2, 2s2 और 2p1, तो 2s2 और 2p1 मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। मैंने बोला बाहर होने कितने चाहिए? 8, या तुम कह रहे हो 0, मतलब 0 मतलब कि निकाल नुकुल के सब फेंक देगा तो नोबल गैस की तरफ पहुंच जाएगा। तो अगर बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, जिंदा रहने के लिए 8 चाहिए, तब बताओ इसके लिए क्या आसान है? 5 रुपये कहीं उधारी लाना है, 3 रुपये फेंक देना। इसलिए इसके ऊपर आपको हमेशा कैसा चार्ज मिल रहा होगा? +3। मतलब बाहर ये जितने 3 इलेक्ट्रॉन है सबको बाहर निकाल के फेंक देगा। इसलिए आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, एल्यूमिनियम OH पे कैसा चार्ज होता है? -1। तो एल्यूमिनियम इसी ग्रुप का है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो एल्यूमिनियम पे कैसा चार्ज आना चाहिए? +3। इसी ग्रुप का है ना भाई। और जब ये चार्ज है बेटा, तो जो हम लोग आपको यही तो पढ़ाया गया है कि जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तो ये जो चार्ज होता है क्या होता है बेटा? क्रॉस मल्टी। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, तो इसे न्यूट्रल होने के लिए कितने नेगेटिव चार्ज चाहिए? 3। तो ऐसे ऐसे कितने OH होने चाहिए? 3। तो अगर आप एक एल्यूमिनियम लिख रहे हो तो इसके साथ कितने OH होने चाहिए? 3। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल कैसे है कि अगर एक एल्यूमिनियम है ना, अगर एक प्लस मतलब यहाँ पे +3 चार्ज है, तो यहाँ पे भी कितना चार्ज है? -3। तो +3 -3 क्या हो गया? न्यूट्रल। अरे क्या हो गया? न्यूट्रल। और ये भी कैसा है? न्यूट्रल। पर आप तो बस अभी के लिए बस इतना याद रख लो, आप तो बस इतना याद रख लो कि जब भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, तो ऐसे बनाते हैं, इस चार्ज को क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो +3 वाला कहाँ आ गया? OH के नीचे, और 1 वाला किसके नीचे आ गया? एल्यूमिनियम। माइनस कभी कंसीडर नहीं करते, इसलिए ElOH होल थ्राइस आपने पढ़ा है फॉर्मूला। अरे समझ लो, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना होता था? ग्रुप 2 का है तो बताओ +2। OH पे कितना होता है? -1। इसलिए बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे हो, MgOH होल ट्वाइस। भैया थ्राइस क्यों नहीं हुआ? डाउट आना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है? +1। Na किस ग्रुप का है पहले बताओ? फर्स्ट हेलिना। अरे सोडियम, तो सोडियम पे कितना चार्ज आता है? +1, क्योंकि ग्रुप 1 का है। और OH पे भी कितना चार्ज आता है? -1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था? NaOH। इसलिए बनता है। तुम रटे जा रहे हो बचपन से, रटना नहीं था, समझना था, पर अभी वो स्टैंडर्ड की बात नहीं थी। 9-10 में तुम्हें को इतना कोई डिटेल में क्यों पढ़ाएगा जब हमारे सिलेबस में नहीं है? समझ पा रहे हो मेरी बातें? तो मुझे एक शब्द बताओ ना, मैं उससे निकल जाऊं। भाई मुझे ये शब्द आप ये बता दो कि जो बोरोन के जितने ग्रुप वाले, इन पर जनरली कैसा चार्ज आ रहा होगा बेटा? +3। कैसा आ रहा होगा? +3। अब ना कार्बन की बात ना आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। आपको 10th क्लास में एक चैप्टर मैंने खुद पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें मैं आपसे डेली एक क्वेश्चन पूछता था, कार्बन के पास बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं। और आप लोग क्या बोलते थे? कैटिनेशन, कुछ ऐसा शब्द बोलते थे, कैटिनेशन, स्मॉल साइज, चार्ज, भूल गए? याद है? तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, होने कितने चाहिए? 8। तो 4 का क्या करेगा? इंतजाम। क्या करेगा? इंतजाम। इसलिए आप ऐसे पढ़ते हो कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। भाई इसके खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। भाई कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास? पहले कितने थे? 4। मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, उसको हम कैसे लिखेंगे? 2,4। मतलब बाहर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भाई 4 हाइड्रोजन को लेके आएगा, हाइड्रोजन से बात करेगा कि भाई हाइड्रोजन एक काम कर, राहुल भैया आएंगे तो मुझे गोली मार देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा बाहर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो ये कहेगा कि भाई एक बॉन्ड मेरे साथ बना ले, एक और बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 तो हुए इसके पास खुद के। एक और बॉन्ड बना ले, एक और बॉन्ड बना ले। अब कार्बन, मैं गया कार्बन के पास, भाई गिनवा 8 इलेक्ट्रॉन, और ना गोली मार दूंगा पट से, हेडशॉट मर जाएगा यहीं पे। तो इसने गिना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने बोला था हाइड्रोजन को हम 2 पे भी जिंदा छोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन अपने गिना देगा 1 2, ये भी हाइड्रोजन गिना देगा 1 2। इसलिए बेटा कार्बन का पहला कंपाउंड जो सबसे स्टेबल मिलता है वो आपको मिलता है मीथेन CH4। क्या मिलता है बेटा? CH4। वो अलग बात है, अब आप इसमें आग लगा के, ठंडा करके, बर्फ़ लगा के, पेट्रोल डाल के, फूंक के इसको कई चीज़ों में चेंज कर सकते हो। CH3 में कर सकते हो, CH3OH में कर सकते हो, एल्डिहाइड में कर सकते हो, कीटोन में कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक में कर सकते हो। तो कार्बन 4 ही बॉन्ड क्यों बना रहा है? इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ आया, क्योंकि इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8। और वो 4 बॉन्ड बनाने के बाद ही उसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा? 8। तो ये फंडा है।
आप बचपन से रटे कर चार 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 बॉन्ड, चार चार चार, ठीक। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया भाई। अरे ये चार क्यों कर रहा है, चलो ये समझ आ गया कार्बन क्यों 4 बॉन्ड बना रहा है भाई। अरे बताओ ना, अरे मज़ा तो आ रहा है पढ़ के, समझ तो आ रही है चीज़ें, आ रही है समझ, अरे आ रही है, हैंग तो नहीं हो गए ना, कुछ लिखते नहीं है, बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं। उनका क्या है सिस्टम, तुरंत डाउनलोड, आपने कुछ बोला हमारे दिमाग में डाउनलोड होते जा रहा है, डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड, ये रही एक एरी एक एरी एक एरी। हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, हम तो ज्ञानी है भाई। हम तो भाई, हमारे टीचर आज भी होते हैं, कुछ बोलते हैं ना, अगर कोई बढ़िया पढ़ाने आया जिसको समझ आ रहा है, सब हिंदी में लिख डालता हूँ, बड़ा आसान होता है, 5 ही पेज होते हैं, फटाफट याद हो जाती है चीज़ें, ठीक। चलो देखो अब बता, नाइट्रोजन, साहिल, मिस्टर साहिल बताएंगे, बताइए साहिल एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, ठीक। 7 को बेटा मैजिक नंबर में लिख के बता। 25 2,5, तो पूरा बोलना सीखना है हमें। 2,5 मतलब आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 होने कितने चाहिए जिंदा रहने के लिए, 8, कितने होने चाहिए 8। मैं बना देता हूँ नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, आपके कहने पे 1 2 3 4 5। इसको बताओ हेड शॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब इस स्थिति में मैं इसे हेड शॉट मारूंगा और ये निपट जाएगा, फिर तुम एयर बैग लेके आओगे, फिर भी तुम रेस्क्यू नहीं कर पाओगे इसको, है ना। चलो तो इधर देखो, बस बस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आपको क्या लगता है कितने इलेक्ट्रॉन की इसे ज़रूरत है, 3। या तो कहीं से छीन के 3 इलेक्ट्रॉन ले आएगा, अगर छीन के 3 ले आएगा तो इस पर आपको चार्ज कैसा मिलेगा, -3, क्योंकि भाई जब 5 तक पहुंच गया है तो 8 के करीब है ना। अभी इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, इतना तो कंफर्म है, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए नॉर्मल गैस की तरह पहुंचने के लिए, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले आएगा, तो इस वाले ग्रुप पे अधिक, या तो आपको चार्ज कैसा मिल रहा होगा, -3, कैसा मिल रहा होगा, -3, या फिर किसी से बॉन्ड बना लेगा। अच्छा कितने बॉन्ड इसे बनाने चाहिए, 3, तो मैं बना देता हूँ 1 2 3। इसलिए बेटा आप बचपन से अमोनिया NH3 पढ़ते हो, NH4 नहीं पढ़ते, क्योंकि बेटा पढ़ते हैं। अभी NH4+ भी पढ़ाऊँगा तुम्हें, मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको। मेनली स्टेबल कंपाउंड आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मिलेगा, NH3, कौन सा मिलेगा। अभी तो मैं आपको NH4+ भी पढ़ाऊँगा, उसे कहते हैं अमोनियम सॉल्ट, समझ रहे हो। आएगा एक रिएक्शन है, हेलो एल्केन, पेज 1 2 3 4 5 6, मेरी कॉपी का 6ठा पेज, ऊपर से दूसरी रिएक्शन, 12th क्लास, समझ रहे हो, वहाँ पे लिखी हुई है रिएक्शन, हेडिंग है मोनोलिसिस, हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन, समझ रहे हो। वहाँ पे पढ़ाएंगे प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन, तो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे ये चीज़। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, इसलिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं NH3। या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकतर कंपाउंड, बेटा बात नहीं, अधिकतर कंपाउंड जो आपको इस ग्रुप में मिल रहे होंगे वो ऐसे मिलेंगे, देखो NH3 PS3 ASH3। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, सब में बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की जरूरत है। तो सब देखो किस तरीके से मिला, मिलने का तो बहुत मिल रहे होंगे, PH5 भी मिल रहा होगा, PH4 भी मिल रहा होगा, बहुत सारे कंपाउंड मिलते। बोलना जोर जबरदस्ती आग लगा के, बर्फ़ लगा के, पेट्रोल फूंक के जो बनाना बना लो, पर मेनली स्टेबल फॉर्म में यही मिलेंगे। भाई आदमी तो 2 ही हाथ वाले हैं स्टेबल, 2 पाँव वाले। अब किसी का पाँव काट दिया तुम कहा भैया हमने तो 1 टांग वाला भी देखा, अब बिना हाथ वाला भी देखा। कौन था वो हीरो में, गब्बर कौन था वो, नहीं बिना हाथ, कौन था, अरे वो एक फिल्म यार पहले बड़ी, शोले, तो बिना हाथ का कोई था ना उसमें, ठाकुर। चलो ठाकुर पे आ गए। चलो इधर देखो, अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताना, 8 को मैजिक नंबर में लिखो 2,6। भाई मैजिक नंबर है कुछ नहीं, वही है 1s2 2s2 2p। बोलो 8 है तो कितना भरूंगा 4, इसमें बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितना है 6, तो 2,6। बस आसानी से लिखने लगे हम, क्योंकि मैजिक नंबर आपको पता है ना, 2,8,8,18,18, 32,32। जिस बच्चे को नहीं आता हो चाहे तो लिख भी सकता है। भाई लिखते रहना, जिनको आता नहीं है, जिनकी कॉपी में लिखा है रटा पड़ा बिल्कुल खंटास, दिमाग में बैठा पड़ा है, डाउनलोड PDF, नो नीड टू राइट, ठीक है, वरना लिखते रहना। सही, ठीक है
चलो इधर देखो, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अरे बोलो ना, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, होने कितने चाहिए? 8। या तो 2 इलेक्ट्रॉन छीन के लाएगा किसी से, अगर 2 छीन के लाएगा तो इसमें कैसा चार्ज आना चाहिए? ये तुमने देखा होगा ऑक्सीजन पे कई बार -2 चार्ज आता है, नहीं देखा तो अभी देखोगे पूरी केमिस्ट्री के दौरान। भाई मैं इसलिए इतना कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि अब आने वाले चैप्टरों में मैं स्पीड खींचूंगा फटाफट। चैप्टर 4 का तुम्हारी नींव हो चुकी है, बेस हो चुकी है, तब भाई बहुत कठिन काम है कि वहाँ मैं टाइम लूँगा, मैं चीज़ें फटाफट बताऊँगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है, एस पे पी में इतने इलेक्ट्रॉन, एस में इतने, डी में इतने, तो भाई फटाफट चीज़ें होंगी थोड़ी सी, ठीक। तो आप लोग मेंटली स्ट्रांग रहना, ठीक है। चलो इधर देखो, तो ऑक्सीजन में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, सही। अगर बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है अगर ऑक्सीजन में 6, कितने और चाहिए इसे? 2, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले आया तो कितने चार्ज होगा? -2, या फिर कितने बॉन्ड बना रहा होगा बेटा? 2। तो इसलिए आपको ये मिलता है वाटर। क्या मिलता है बेटा? वाटर। इतना स्टेबल है, इतना स्टेबल है कि धरती का 70% पार्ट पानी है, H2O। चाहे दिल्ली का पानी लो, चाहे मुंबई का पानी लो, चाहे मथुरा का, अलग बात है, अलग अलग जगह के पानी में गंदगी अलग है, पर सबका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? H2O। ऐसा नहीं कि इसमें पानी में थोड़ा सा कीचड़ ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, तो उसका फार्मूला बदल गया। सही? अरे सही। चलो अगला देखो, हाँ फार्मूला आ जाओ। चॉकलेट, बनारस वाले बोलते ना चॉकलेट, चॉकलेट खा ले बेटा, चॉकलेट। आ जाओ इधर, फ्लोरीन बोलो ना भाई, मिस्टर जतिन आ जाओ इधर। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देख ली कॉपी में, पहले पन्ना, एटॉमिक नंबर 9। 9 को मैजिक नंबर में कैसे लिखूँ? 2,7। कितना इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए? अरे बोलो ना। तो इसलिए आप ये कंपाउंड बचपन से देखते आते हो क्या? HCl नहीं देखा? HCl, H2Cl सुना है? H2Cl नहीं, कम सुना है ना, कम सुना है ना, सुना ही नहीं है, सुनोगे भी नहीं। HCl तो सुना है, HBr सुना होगा, नहीं सुना। HF सुना है? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। HCl तो सुना है, नालायको बॉन्ड। हाँ तो ठीक, आगे वाले सुनते जाओगे तुम, मुझे पता नहीं कौन पढ़ा के गया। चलो छोड़ो, कुछ नहीं, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, तुमने ही पढ़ाया है एक चैप्टर। अरे अभी तुम 11th में हो ना, पूरी जर्नी बाकी है, तो सब पढ़ोगे तुम, HCl, HBr, HI, सबका टाइम आएगा। बोला ना एक चैप्टर ही है हेलो एल्केन, इसके ऊपर एक चैप्टर है 12th क्लास की। देखो 12th क्लास की ऑर्गेनिक कैसे ख़त्म हो जाएगी, देखो 12th क्लास की ऑर्गेनिक का एक चैप्टर ही है नाइट्रोजन, 12th क्लास की ऑर्गेनिक का एक चैप्टर ही है ऑक्सीजन ना, एक नहीं 3 पार्ट हैं इस चैप्टर के। 12th क्लास का एक चैप्टर ये हेलो एल्केन, तो 5 ऑर्गेनिक, टोटल 4 चैप्टर हैं जिसमें से चारों इसी पे ख़त्म हो जाएंगे। जिस बच्चे को प्लस माइनस आ गया उसके लिए खेल हो गया। मेरी ऑर्गेनिक सबसे आसान है, 80-100 रिएक्शन में से 90 रिएक्शन तुम कर दोगे अगर जिस बच्चों को ये समझ आ गई। जिसने आज की क्लास कर ली वो 100 में से 90 रिएक्शन आप खुद लिख सकते हो। मैं मार्कर देके आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप खुद बता दो कि किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस, और कितना प्लस और कितना माइनस ये भी बता सकते हो। मुझे एक चीज़ बताना, फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए बेटा? एक। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? एक। बेटा कल भी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर पेयर में प्रेजेंट और बॉन्ड में नहीं जा रहे तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लोन पेयर। इस फ्लोरीन में कितने लोन पेयर हैं? 3। 2 इलेक्ट्रॉन के गुच्छों को अगर वो बॉन्ड में नहीं जा रहे तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ कितने लोन पेयर हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो अब अच्छा, एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो 3 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन 6। मुझे आप अपनी ज़रा बुद्धि पे जोर डाल के, घुटनों पे थोड़ा जोर डालो और मुझे बताओ कि इन सब में से, अच्छा फ्लोरीन को पहले ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इस पर या तो चार्ज कैसा आ रहा होगा? सही है। कौन सबसे पास है 8 इलेक्ट्रॉन के? फ्लोरीन। तो कौन सबसे ज़्यादा परेशान होगा फटाफट खींचने का कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी खींच लेगा? फ्लोरीन सबसे ताकतवर ग्रुप है। इस टॉपिक को पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थ्योरी पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी में किताबें लिखती हैं। टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी महंगी अंग्रेजी हमें नहीं आती भैया, समझ, सिंपल समझाओ। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा फ्लोरीन। पहले तो इसे अपना दोस्त बनाया इसने,
ठीक, कि भाई आप बॉन्ड बना लेते हैं, राहुल भैया आएंगे तो तू अपने 2 गिना दियो, मैं 8 गिना दूंगा। जब मैं गया तो धमकी चालू, तेरी क्या औकात, तेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है, मेरे पास तो 7 है, तो कर क्या लेगा। तो हाइड्रोजन को पट से मारेगा 2-3 थप्पड़ और इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन के भगा देगा। इसलिए तुमने एक शब्द देखा होगा, हमेशा हाइड्रोजन पे क्या रहता है, +1। ये चीज़ देखा होगा, हाइड्रोजन पे हमेशा क्या रहता है, +1। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन छीन के हाइड्रोजन को भगा दिया और इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन ने, फ्लोरीन ने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, -1। अब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 7। अब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार छीन के ले आया थप्पड़ बजा के हाइड्रोजन के, कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। इसलिए हाइड्रोजन पे हर जगह तुम्हें मिलता है H+। क्या मिलता है बेटा, H+। ये समझ आ रही है चीज़ें तुम्हें, आ रही है कि बस थप्पड़ ही समझ आया उसमें, पूरे कॉन्सेप्ट में थप्पड़ ही बस समझ ही आया कि किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ समझ तो आ रहा है ना क्यों थप्पड़ लगा हाइड्रोजन के, क्यों, क्योंकि इसकी औकात क्या थी, ज़्यादा। एक शब्द बोल रहा हूँ, कॉपी में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 130 रिएक्शन है 11वीं 12वीं मिला के, जिसमें से 80 रिएक्शन से 90 रिएक्शन ऐसी है जो सिर्फ मेरे इस शब्द की वजह से हो जाएगी। और मैं तुम्हें बात पहले भी बोल चुका हूँ, पूरे इंडिया में तुम यूट्यूब पे भी ढूंढ लेना है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्या बताया था कल, फ़ोन। लिखो, एक शब्द लिखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन। वो फ़ोन PHON नहीं लिख देंगे नालायक, मुझे पता है ना। हाँ, फ़ोन का मतलब है बेटा FONE। कलाई थे तुम, काजल, बिल्कुल मोट काजल तुम तो। ये फ़ोन बेटा, फ़ोन। F का मतलब है फ्लोरीन, O का मतलब है ऑक्सीजन, N का मतलब है नाइट्रोजन। लिखना बेटा, एक शब्द लिखना, फ़ोन लिखो, फ़ोन लिखना, हाईएस्ट लिखना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियोडिक टेबल। बेटा क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हैं। क्यों। अच्छा, इन तीनों में से भी किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों क्यों क्यों, बस एक इलेक्ट्रॉन की बात है। अच्छा, और क्यों, ये मैं आपको समझाऊंगा। अरे टॉपिक आएगा भैया, रुक जा, इतना नेता ना बने, एक लाइन नहीं आ गई बस कीड़े उछलने चालू हो गए तुम्हारे। ठीक, अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट्स क्या हैं, किस बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओगे। इधर देख, इसके बाद फ्लोरीन के बाद कौन सबसे पास था, ऑक्सीजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन। उसके बाद बेटा नाइट्रोजन। भाई मेरे को मैं ना इस पूरे चैप्टर को पीरियोडिक टेबल को बहुत शॉर्ट में अगले 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल तमीज़ से, जो PPT में लिखा है, जो आपकी किताबों में लिखा है, जो मार्केट में चल रहा है, NCERT के क्वेश्चन। पर ये मैं आपको एक इमेज बना रहा हूँ, इस इमेज को अपने दिमाग में ज़रा डाउनलोड करने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। इधर देखो, हाँ भाई नेट ख़त्म हो गया तो पानी डाल ले। इधर देखो, अब आपको चीज़ें आती है, अब आपसे पूछेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। मुझे कुछ नहीं आता। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर भरा है, सवाल भरे पड़े किताबों में, सही। भाई मुझे ये बता, ये रहा पीरियड 1, ये रहा पीरियड 2, ये रहा पीरियड 3। बात कोई नहीं करेगा, सब समझेंगे, बहुत काम की बात है। पीरियड 1 में शेल कितना होता है, पीरियड 1 में शेल कितना होता है बताओ, बोलो बेटा 1। पीरियड 2 में शेल कितना होता है बेटा, बोलो ना। पीरियड 3 में शेल कितना होता है। तो जब ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में मैं जा रहा हूं, अच्छा पहले एक बात सुनो, इस सेंटर से लेकर के इस शेल, बाहर वाले शेल तक के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं R। इसको भी क्या कहते हैं बेटा, R, रेडियस। हाँ भाई, किसी बच्चे ने बताया मुझे रेडियस है ना, इसे रेडियस बोलते हैं ना, R। अरे R रेडियस है भाई, मैंने बताया, सही बात है, पैसे लिए बताना तो चाहिए। R क्या है भाई, रेडियस। ये बताओ, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जा रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, जो दिख के आंखों से दिख रहा है, जो
हाँ देखो नालायक को आंखें खोल रही है ऐसा। डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जाने पे साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट के लिए पता नहीं कितने साइंटिस्ट आए, किताबों में ज्ञान लिखा और बता के गए। अरे इतना ज्ञान की ज़रूरत क्या थी, हमें ऐसे ही पता चल रहा है शेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिक्रीज इंक्रीज, ठीक, कान खराब हो गया। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है पीरियोडिक टेबल में, वाई? ये क्वेश्चन है, वाई? सेल, घड़ी वाला सेल, शेल नंबर बढ़ रहा है, सही बोल रहा हो। डाउन द ग्रुप जाने पे शेल नंबर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप जाने में साइज भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज। वैष्णवी, नो डिप्रेशन, ओनली स्टडी। कम हियर, कॉपी में ड्राइंग बना दिया। इधर देखना, आपको एक ट्रिक बता दे, और जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा बस एक प्रॉपर्टी छोड़ के, वो प्रॉपर्टी जब आएगी मेटेलिक कैरेक्टर वाला तो आपको मैं बता दूंगा। और जितनी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल की है सारी तुम्हें इसके उल्टी मिलेगी साइज़ के। उल्टी करना नहीं है, मतलब उल्टी मतलब जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब अगर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो और जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी क्या हो रही होंगी? हाँ, डिक्रीज हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी बेटा? डिक्रीज। डाउन द ग्रुप अगर साइज बढ़ रहा है तो और प्रॉपर्टीज क्या हो रही होंगी? डिक्रीज। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए तब हम समझ पाएंगे। देखना, पहला टॉपिक साइज लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, क्लियर है आपको? अरे भी पढ़ेंगे भाई, एक एक करके पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक्सेप्शन भी आता है बैंगन और आलू में। पूरे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एक एक्सेप्शन आ रहा होगा बैंगन आलू वाले में। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था। अरे बढ़ना चाहिए था तो एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए था बोरोन से, और बोरोन का ज़्यादा हो जाता है। पढ़ेंगे, रीज़न भी पढ़ेंगे, और आपको मैं बस एक दिमाग में इमेज बना रहा हूँ। साइज हो गया ख़त्म, अब लेफ़्ट टू राइट वाला हमें पढ़ना है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है। तो अगर ये बताओ डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो लेफ़्ट टू राइट क्या होना चाहिए था? कम। क्या होना चाहिए था? कम। क्यों? इसके लिए मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा जेड इफेक्टिव और सिग्मा, ठीक है? अभी पढ़ाएंगे, कोई नहीं। अब अगला टॉपिक, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, मैं आता हूँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। देखना भाई, बिना पढ़ाए सारे कॉन्सेप्ट आप बता दोगे। मैं पहले आपको बस आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझा देता हूँ होता क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये मतलब है कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से सब खो जाते हैं। चलो भाई 2 मिनट के ब्रेक दे देते हैं पहले। देखना भाई, एक छोटा सा पार्ट है बेटा। मैंने आपको बोला डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा था क्योंकि शेल नंबर क्या होता है बेटा? बढ़ता है। मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आपको 2 मिनट का ब्रेक इसलिए दे दे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको समझ नहीं आता। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका ये मतलब है कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है कि उस एटम को हम एटम तक पहुंचा चुके हैं। अगर Cl2 है तो उसमें Cl में ले जाऊंगा, पहले किस में ले जाऊंगा? Cl, मतलब मुझे Cl बॉन्ड तोड़ के Cl तक लेके जाना है। फिर उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे एक एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मुझे बड़ा ना सिंपल भाषा में बताना, अगर इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जो न्यूक्लियस है बेटा, इसमें अंदर प्रोटॉन भरा होगा, हाइड्रोजन है तो, और एक बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी बेटा यहाँ प्रोटॉन भरे होंगे और यहाँ पे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। मुझे आप एक शब्द बताओ, अगर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बहुत जोर से बॉन्डेड है, तो क्या इलेक्ट्रॉन मुझे आसानी से दे देगा अगर मैं छीनने आऊँगा या खींचने आऊँगा? तो नहीं लूज़ करेगा। तो अगर नहीं लूज़ करेगा तो मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि कम? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तू कहाँ जा रहा है भाई? ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, अरे पढ़ लो, बस वहीं दिमाग जाता है तुम्हारा, इतने नालायक बच्चे हैं ना। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो आप पूरा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। देखना कैसे भाई, आप एक चीज़ पढ़ोगे अभी फिजिक्स में, भैया आपको एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, F = KQ1 Q2/R²। पढ़ा दिया भैया ने। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अरे मैंने भी पढ़ाया है भाई इतने डिटेल में पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पाप चढ़ेगा। चलो, तो 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और साइज डिस्टेंस के इनवर्सली। अगर इन दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा है
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। अगर R ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अगर R कम है तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। अगर ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है तो क्या मैं इसे छीन सकता हूँ इसके इलेक्ट्रॉन को? ऐसा नहीं। तो अगर आसानी से नहीं छीन सकता तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। अब आओ दूसरे वाले में, इसमें क्या बढ़ गया बेटा? डिस्टेंस। R क्या हो गया? बढ़ गया। वही रेडियस आप लोग बता पा रहे हो मुझे, रेडियस बढ़ गया। अगर R बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अगर इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या मैं थोड़ा सा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ क्या? अरे बोलो ना। तो मतलब मैं कम आयोनाइजेशन एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। और साइज इसका बढ़ गया तो हल्का सा ही एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। तो डाउन द ग्रुप जाने पे जब साइज बढ़ते जा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते जा रहा है? कम। भाई ये तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है कि साइज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाएंगे, मुझे पता है, जैसे मैं हुआ करता था। मैंने एक शब्द बोला तो हमेशा आपको साइज़ के अपोजिट याद रखना है जितनी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ये तो तुम कभी नहीं बोलोगे डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है। गुस्सा नहीं हो बेटा, 2 मिनट और ठीक। अगर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ रहा है क्योंकि शेल नंबर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। क्या हो रहा है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज। अरे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। क्योंकि आपने एक लाइन बोली साइज के सारे कैसे होते हैं? अब सारे नहीं, अधिकतर कैसे होते हैं? अपोजिट। सारे बोल दिए तब तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। अभी मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसमें हम देखेंगे कि उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। भाई मेटेलिक कैरेक्टर मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अरे भाई जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उतना अच्छा मेटल। अरे सही बोल रहा हूँ गलत? अब मुझे बताओ पहला वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, दूसरा वाला है, तीसरा वाला? तीसरा। मतलब इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा तीसरा और सबसे कम पहला। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब साइज की तरह केवल एक कैरेक्टर ऐसा है जो साइज की तरह बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा है, वो कौन है बेटा? मेटेलिक कैरेक्टर। कौन है बेटा? घबराना नहीं, अभी इसको मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, बस स्पीड खींच दूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके मैंने रेडी कर दिए हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो भाई मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है और सारे की सारी प्रॉपर्टी क्या हो रही होगी बेटा? अपोजिट। क्या हो रही है बेटा? अपोजिट। तो अब हम बस फटाफट एक एक पढ़ेंगे, उसका रीज़न जानेंगे, अंग्रेजी में किताबों में लिखा पढ़ा है वो जानेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे अभी हम लोग आगे चलते चलेंगे। एक बार आपको बस एक स्लाइड तो पढ़ा दूँ, 1.5 घंटा बिना स्लाइड के मैं तो सोच के आया था 10-15 स्लाइडें खत्म करूंगा। इधर देखना, अब देखो, अब आप समझ जाओगे। ठीक, पीरियोडिक टेबल जब हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पर तुम्हारी PhD करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अरे आता है 1s 2s 2p 3s 3p। अगला हमें पढ़ना है रेडियस। क्या पढ़ना है? थोड़ा थोड़ा आप जान चुके हो रेडियस। डाउन द ग्रुप क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट कम होगा। क्या होगा? कम। अच्छा एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सही कह रहे हो भैया, लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन वाले की थी। लेफ्ट टू राइट सही है, मतलब बढ़ रही है। एक और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। हम तो एक पॉइंट बस, अगर भैया हमारे दिमाग में बस ये रह गया ना कि साइज़ के सब अपोजिट है और साइज़ हम अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि तुरंत दिखता है कि शेल बढ़ रहे हैं। इसी से मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। साइज़ और मेटेलिक कैरेक्टर एक जैसे और सारे के सारे अपोजिट आ रहे होंगे, उनका रीज़न आप हमें बताते चलना और बीच में 1-2 एक्सेप्शन आएंगे, वो आप हमें एक्सप्लेन कर देना कि इस एक्सेप्शन का रीज़न क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता है? अरे बता दोगे ना, डाउन द ग्रुप क्या होगा? बढ़ेगा। डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। क्लियर है ना बेटा? घटा है, घटा 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 बादल। चलो देखो, अब देखो इधर पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है बेटा? पीरियड कितने हैं? ब्लॉक कौन कौन से होते हैं बेटा? S, P, D और F।
एस पे आपकी पीएचडी करा दी मैंने, एस ब्लॉक 2, अरे 2, पी 13 से 18 आज करा दिए, डी आने वाले समय में 12th क्लास में हो, थोड़ा बहुत आपको काम की चीज़ें बता देंगे। साइंस टीचर वेरी गुड, मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं बता देंगे आपको, एलिमेंट्स के नाम लिए मैंने, ठीक है। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई हूँ, गधे ने तब डाइक्लिन होकर तुम्हें वाई भी बोला, ठीक, तो ऐसी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक। एलिमेंट जो है बेटा वो अरेंज हुए पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन, ठीक। अब देख रहे हो स्लाइड कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, कारण समझ गए, कॉन्सेप्ट डाउनलोड अगर हो चुका है तुम्हारे दिमागों में, तो ऐसी चीज़ें। इधर देखो बस एक लास्ट बेटा, थोड़ी दिल को तसल्ली मिले, 3 पेज गया, सोडियम 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, अरे लिख पाओगे, तो ये बताओ इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस, कौन सा पीरियड होगा, 3rd, ग्रुप कौन सा होगा, 1st, क्लियर है भाई, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, हमें ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको अगली क्लास में, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए, तो ये पीरियोडिक टेबल है, समझ गए। चलो अब इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट है, जाओ भाई परेशान हो तुम, पाप चढ़ेगा कुछ तो भाग गए।